नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में पिछले 2 महीनों की तरह आज भी हम उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करने वाले हैं। 2 महीने से लगातार हर इतवार को हम पूरे हफ्ते में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जो मुद्दे उछले, जो आरोप प्रत्यारोप लगे, जो बदलाव दिखे, उनका संज्ञान लेते हुए हम चर्चा करते हैं। और पिछले हफ्ते 9 तारीख को जब हमने आखिरी चर्चा की थी, तब तक एक कंसेंसस जो बन रहा था वो ये कि कांटे की टक्कर तो होती जा रही है, 2 कॉर्नर फाइट में तब्दील होती जा रही है उत्तर प्रदेश की जंग, सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होता जा रहा है। लेकिन एक एज, एक बढ़त लगातार पिछले 1.25 महीने से बीजेपी बनाई हुई थी। और इसके पीछे एक वजह भी थी, जबरदस्त ताकत झोंकी 24/7 इलेक्शन मशीनरी है बीजेपी की। नवंबर के मध्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबसे करिश्माई नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगे हुए थे, रोड शोज हो रहे थे गृह मंत्री अमित शाह के। तो बढ़त पहले ही बना ली थी, सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था, लेकिन नजरें चुनाव पर थी, वोट बैंक पर थी और उसके असरात भी देखे जा रहे थे। लेकिन 8 जनवरी को जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई और आचार संहिता लागू हो गई, थोड़ा परिदृश्य बदला भी। और बदला कैसे? नए अंदाज में चुनाव का ऐलान किया गया। कोई रोड शो नहीं, कोई बड़ी रैली नहीं, डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी 5 से ज्यादा लोग घर पर जाकर किसी के यहां वोट नहीं मांग सकते थे। यह कोरोना काल है, यह एहतियात बरती गई, चुनाव आयोग ने यह पाबंदियां लगाई। और उसके बाद भी सबसे पहले कयास यही थे कि शुरुआती बढ़त तो ले ली है बीजेपी ने, और जो उसके संगठन की ताकत है, सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जितना बीजेपी हावी है, यह बढ़त बनी रहेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी करने लग गया था विपक्ष, खास अखिलेश यादव। लेकिन पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ वो सोचा नहीं जा रहा था। द ऑपोजिशन डिड अ बीजेपी ऑन द बीजेपी। हर चुनाव में बीजेपी जो सेंधमारी करती है और बीजेपी की तरफ लोग जो आकर्षित होते हैं, वो उल्टी गंगा बहती दिखी उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य, कद्दावर नेता, योगी सरकार के पिछड़े वर्ग से आते हैं। उन्होंने इस सिलसिले की शुरुआत की इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल से। उनके साथ 3 और विधायक आए और यह सिलसिला आगे ऐसा बढ़ा कि दर्जन भर से ज्यादा विधायक बीजेपी का साथ छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के साथ आकर जुड़ गए। इसमें 3 बड़े मंत्री भी थे और एक नैरेटिव था हर इस्तीफे में, वो ये कि दलितों, शोषितों, पिछड़ों, युवाओं, बेरोजगारों की उपेक्षा की जा रही है। तो ये चुनाव यकायक अगड़ा बनाम पिछड़ा में तब्दील होता दिखाई दिया। जाति हावी होने लगी, सोशल इंजीनियरिंग की बात, जिसकी सबसे ज्यादा ताल बीजेपी ठोकती आई है पिछले 7 सालों में, वो फिर से एक नैरेटिव बनता दिखा। बीजेपी थोड़े बैकफुट पर भी गई। योगी आदित्यनाथ को अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में अपने ही एक दलित कार्यकर्ता के घर पर भोजन भी खाना पड़ा। यह भी तस्वीरें, यह भी एक नैरेटिव बनाया गया। 80-20 की बातें होने लगी। यह चुनाव तो 80-20 का है। 20% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, लेकिन संकेत, संदेश साफ था। 80-20 वो कह रहे थे कि हिंदू हमारे साथ हैं और 20% मुसलमान हमारे खिलाफ हैं। पलटवार भी आया, 85-15 की बात होने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव ने भी 85-15 की बात की कि जो पिछड़ा समाज है,
पिछड़ा तबका है वो लामबंद होने जा रहा है। मंडल बनाम कमंडल की भी बातें होने लगी। और इस बीच उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक अपने गठबंधन को जामा पहना दिया। 107 सीटों की घोषणा कर दी, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने भी इसमें पहले चरण की 58 में से 57 सीट और दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन इसमें एक खास बात हुई। खास बात यह कि योगी आदित्यनाथ के नाम की उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया गया। और कहां कयास मथुरा और उसके बाद अयोध्या के लग रहे थे, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया गोरखपुर से, जहां 3 मार्च को चुनाव होने वाले हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण की बात नहीं कर रहा हूं। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया गया। तो 2 ऐसी सीटें जिनका बाद में चुनाव हो रहा है, उनके नाम की घोषणा पहले ही कर दी गई। अखिलेश यादव ने तंज भी कसा कि अपने घर भेज दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। लेकिन क्या पूर्वांचल में अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए यह रणनीति अपनाई गई है, या अंदर खाने जो चर्चा चलने लगी कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में? योगी आदित्यनाथ चाहते थे अयोध्या से लड़े, लेकिन फिर वो राम मंदिर के एक प्रतीक के तौर पर भी सामने आते, राम मंदिर उनके नाम के साथ जुड़ जाता। क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है? और उधर सिर्फ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा की तर्ज पर जो अभी ताल ठोक रहे हैं, इठला रहे हैं अखिलेश यादव। कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, कागज पर तो बुआ बबुआ का गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो जमीनी ताकत में भी तब्दील हो पाता है या नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम विश्लेषण करेंगे। और हर संडे की तरह इस बार भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा हमारे साथ नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार होंगे, देश के दिग्गज सफोलॉजिस्ट होंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी का मूड बदल रहा है? और यूपी में कौन उपयोगी, अखिलेश या योगी? चर्चा में मेरे साथ देश के 2 दिग्गज चुनावी विश्लेषक, टॉप सफोलॉजिस्ट हैं। प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी और सीएसडीएस के संजय कुमार, और 4 वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। विष्णु त्रिपाठी मेरे पुराने सहयोगी रहे हैं, वरिष्ठ रहे हैं, आज पहली बार हमारे शो पर आ रहे हैं। शरद गुप्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप, पिछले हफ्ते का आकलन क्या? 9 तारीख को जो आकलन किया, कांटे की टक्कर थी, बढ़त बनाए हुए थी बीजेपी। लेकिन पिछले हफ्ते जो कुछ बदला है, नैरेटिव जो हुआ, और पिछड़े यकायक सेंटर स्टेज पर आते दिखे, आकलन कुछ बदला है आपका? देखिए, आकलन जो आप कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं पिछले सप्ताह की। पिछले सप्ताह में जो एक मौसम आया था, जैसे आम और अमरूद का मौसम आता है, जैसे ही आचार संहिता लगती है, चुनाव डिक्लेयर होते हैं, तो हमने अमूमन देखा है नेता अपने पाले बदलने चालू कर देते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं। मुद्दे की चीज कोई भी चुनाव हो, जनता जो मत देती है, वोट जो देती है, वो केवल और केवल एक आधार पे देती है कि पिछले 5 साल पहले उन्होंने जिस भी नेता, जिस भी पार्टी को जिस आशाओं और आकांक्षाओं के साथ वोट किया था, क्या उस पे वो अनुरूप उतरे हैं या उसके विपरीत। बस इसी आधार पे जनता अपना मन बनाती है। जहां तक रही बात दल बदलने की, दल बदलते हुए तो नेता दिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसके चलते हवा भी बदल गई है। ये मान सकते हैं कि किसी की भी जीत हार हो सकती है, लेकिन जहां तक दल बदलने का सवाल है, जैसे आपने बुआ बबुआ की 19 की बात करी, अब मैं आपको बात कर रहा हूं सिर्फ कुछ 8 महीने पहले
आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल, ईपीएफ जो बहुत बड़ी पार्टी है, 14 में से 12 सीटें उनकी फिक्स होती है, और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया। रिजल्ट क्या आया? बीजेपी विक्टोरियस हुई। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी, जो माने जाते हैं कि ममता बनर्जी के बाद यदि किसी का कद था पार्टी के अंदर और एक जन आधार के नेता, जो कि पूरा का पूरा अधिकारी परिवार माना जाता है, रिजल्ट क्या हुआ? बीजेपी को धूल चाटनी पड़ी। तो उसके आधार पे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप 15 का उदाहरण ले लीजिए कि आरएलएसपी, हम जीतन राम मांझी जो कि मुख्यमंत्री बनाया था जिनको नीतीश कुमार ने, हम आरएलएसपी आपके पासवान जी की पार्टी जालोद और उसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया, 4 लोगों ने। रिजल्ट क्या आया? 2/3 पार्टी मेजॉरिटी से सरकार बनाई नीतीश कुमार और लालू गठबंधन ने, और यहाँ पे रिजल्ट कुछ और था। तो ये तो मौसम है, यहां से वहां चलते रहेंगे। नहीं, पर इस मौसम में देखिए, मौसम में एक आना जाना वो आम बात है, वो बात मैं बिल्कुल मानता हूं। पर जहां एक ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है प्रदीप गुप्ता, कि 3 मंत्री इस्तीफा देते हैं, वो शब्द से कॉपी पेस्ट वाला काम लगता है कि दलितों, गरीबों, पिछड़ों, बेरोजगारों, युवाओं की उपेक्षा की गई है, और अब ये सामाजिक न्याय की, समानता की, सम्मान की लड़ाई में तब्दील हो रहा है। तो ये नैरेटिव कुछ फर्क डालता दिख रहा है जमीन पर, या ये अभी कुंठाएं और अवसरवादिता हावी हो रही है? नहीं, ये आपने जो बात कही नैरेटिव की, वो नेचुरल है। जब भी कोई नेता, बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो वो ज्यादा करके 2 बातें कहता है। एक कि इस पार्टी में मेरा अब दम घुट रहा था, या मुझे उपेक्षित किया गया, और मुझसे ज्यादा जरूरी है कि पूरे कुनबे को, क्योंकि ये 3 के 3, 4 के 4 लीडर पिछड़ी जाति को बिलोंग करते हैं, तो नेचुरली है कि अब वो जिस पार्टी में जा रहे हैं वो एक माहौल बनाने का ट्राई करेंगे, तो वो उसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि आपकी पकड़ कितनी है। वो तो बड़े नेता हैं, लेकिन क्या बड़े नेता अपनी सीट तक सीमित है, या अपने क्षेत्र तक सीमित है, या पूरे के पूरे ओबीसी समाज जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो उसका पूरा का पूरा वोट ले जा पाने में सक्षम है? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, वो देखने वाली बात होगी। आप किस तरह से आंक रहे हैं? कुछ बदला है 9 तारीख से, और आज 16 तारीख है? नहीं संदीप, मैं प्रदीप जी की बातों से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। ये ज़रूर है कि मौसम आता है, चुनाव जब आते हैं तो नेता बदलते हैं पाले, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से नेता बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं। आप देखिए, उनकी जाति को देखिए। अगर ये ऊंची जाति के नेता होते, राजपूत जाति से होते, ब्राह्मण जाति से होते, किसी अन्य ऊंची जाति से होते, तो शायद वो नैरेटिव नहीं बनता। सिर्फ गिनती होती कि 3 लोग गए, 4 गए, 10 गए, 15 गए। गिनती से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नैरेटिव, जिसका जिक्र संदीप आप कर रहे थे। मुझे लगता है पूरा माहौल एक बदलता हुआ दिख रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा का पूरा माहौल बदल गया। और आप पिछले संडे भी आपकी शो पर था, और मैं इस बात का पक्षधर था कि समाजवादी पार्टी अभी भी आगे दिखाई पड़ती है। बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है, आपने ये कहा था। बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है, बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, लेकिन बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है। पिछले 1 सप्ताह में बदलाव आया है, मेरे नजर में बदलाव है, और वो बदलाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। लेकिन मैं अभी भी एक राइडर लगा रहा हूं, अभी भी बहुत ही कांटे का मुकाबला है, और इस कांटे के मुकाबले में अभी भी मुझे बीजेपी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कह सकिए, फ्रैक्शन ऑफ वोट से कहिए, मुझे अभी भी बीजेपी थोड़ा सा आगे दिखाई पड़ता है। लेकिन हां, पिछले 1 सप्ताह में नैरेटिव बहुत कुछ बदला है, और एक मोमेंटम समाजवादी पार्टी ने गेन किया है। और मैं जो इफ लगाता हूं कि क्यों बीजेपी अभी भी मुझे आगे दिखाई पड़ती है, ये आगे की चीजों को देखते हुए उसको मैं कहिए कि एक तरह से एंटिसिपेट कर रहा हूं कि अब बीजेपी क्या चाल चलेगी, और उन चालों को एक तरह से भांपते हुए, सोचते हुए मैं मानता हूं कि बीजेपी अभी भी आगे है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ काट होगी जो हमारे सामने आने वाले पर आज की तारीख में क्या ये एक हकीकत है जो मैंने शुरू में शब्द इस्तेमाल किया, द ऑपोजिशन हैज डन अ बीजेपी ऑन द बीजेपी। बीजेपी जो किया करती थी विपक्षी दलों के साथ, विपक्षी खेमे ने बीजेपी के साथ कर दिया है। ये होता नहीं दिखा है पिछले कुछ सालों में।
नहीं, बिल्कुल संदीप, आपने बिल्कुल सही फ्रेज इस्तेमाल किया, क्योंकि आमूमन ये देखा जाता है कि जो बड़ी पार्टी होती है लोग उसको ज्वाइन करते हैं, और बड़ी मतलब सिर्फ साइज से नहीं, उनका प्रभाव, उनका जिस तरह का जनाधार होता है। तो इस बात की उम्मीद करना कि लोग बीजेपी को छोड़कर, और उनके मंत्री, एक नहीं 2-3 मंत्री और तमाम एमएलए छोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, ऐसी कल्पना तो शायद ही बहुत कम लोग करते थे। कम से कम मेरे लिए तो कल्पना कर पाना मुश्किल था। हाँ, ये नेता जरूर बात करते थे, समाजवादी पार्टी के नेता जरूर कह रहे थे कि आने वाले समय में ऐसी चीजें, ऐसी घटना होने वाली है, लेकिन ये उम्मीद कर पाना कि ऐसी घटना होगी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये तो जरूर संकेत दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की पकड़ चुनाव पर दिनों दिन मजबूत होते जा रही है, और इसी हवा का एक तरह से भांपते हुए ये नेता उनकी तरफ जा रहे हैं। और लार्जर बड़ी बात यह है कि नैरेटिव बिल्ड करने में समाजवादी पार्टी पूरा का पूरा चुनाव सामाजिक समीकरण के आधार पर लड़ने जा रही है। यादव, गैर यादव, ओबीसी और मुस्लिम मतदाता, इस नैरेटिव को बिल्ड करने में ये जो नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, उनकी जो जाति है, जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, इस नैरेटिव को बिल्ड करने में वो बहुत मदद हो रहा है। और मुझे लगता है कि वोटों की गिनती तो बाद में होगी 10 मार्च को, पहले चुनाव नैरेटिव के तौर पर लड़ा जाता है, और ये नैरेटिव बहुत एक तरह से पार्टी के पक्ष में जाता है और पार्टी को नुकसान बिल्कुल नैरेटिव, या मैं उसे इमोशन कह दूं, एक भावना का भी खेल होता है। विष्णु त्रिपाठी, क्या बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, या ये उतार चढ़ाव सामान्य होते हैं चुनावी प्रक्रिया में? ये 2-4 दिन की बातों को ज्यादा तूल तवज्जो अभी देने की जरूरत नहीं, हमें बड़ी पिक्चर पर नजर गड़ाए रखनी होगी। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो सवाल यह है कि जिन लोगों ने, जिन मंत्रियों ने और जिन विधायकों ने हाल ही में, यानी पिछले 3-4-5 दिनों के दौरान भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दी है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया है, तो इसको हमें देखने वाली बात यह है कि ये वस्तुतः अप्रत्याशित प्रसंग है या घोर अप्रत्याशित प्रसंग है। अगर सपा ज्वाइन करने वाले इन विधायकों में कुछ और संवर्ग के लोग होते, जिनकी मूल विचारधारा बीजेपी होती, ये सारे के सारे, ये एक चंक है, ये गुट है, ये ग्रुप है, ये सारा का सारा एक चंक है। तो इसलिए हम इसको कोई बहुत व्यापक मोह भंग की स्थिति के तौर पर नहीं देखते हैं। ये मैं तो इसको ये कहूंगा, अगर थोड़ा सा हल्का सा हाश हो जाते हैं, या विशुद्ध राजनीतिक सौदेबाजी का प्रसंग है। अगर आपको वास्तविक दल बदल देखना है, जिसको दल बदल कहते हैं, मैं इसको दल बदल नहीं मानता हूं। यह चुनावी मौसम की अदला बदली है, यह दल बदल नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो जनता दल, कांग्रेस, बसपा, सपा वगैरह वगैरह तमाम दलों से होते हुए यहां तक पहुंचे, तो फिर एक दूसरी जगह पहुंच गए। तो देखिए, हमें और हम प्लीज, मैं तो ये चाहता हूं कि हम सब यहां पर कुछ पत्रकार लोग इकट्ठा हैं, हमें यह भी देखना चाहिए कि हम किस किस्म के दल बदल पर बहस और चर्चा करें। हम केवल एक एक सीट की टिकट की सौदेबाजी वाले होने वाले दल बदल को लेकर के चर्चा करें, बहस करें, कि हम जो है वैचारिक जो दल बदल होता है उसको लेकर बहस करें। नहीं, मैं आज की स्थिति पर चर्चा करना चाह रहा हूं विष्णु त्रिपाठी। यही लोग, एक मिनट सुनिए ना, यही लोग जब बीजेपी अपने खेमे में ले लेती है तो उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, उसे चाणक्य नीति कहा जाता है। आज वही काम बीजेपी के साथ हो रहा है। नुकसान का अंदेशा है, या ये अवसरवादिता है, ये परिवारवाद है, छोटा मोटा ऐसे झटके लगते रहते। नहीं, देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी के लोगों ने कहा होगा पिछले चुनाव में। हम लोग तो तटस्थ प्रेक्षक की तरह चर्चा करेंगे। ये विशेषण दिया होगा तो बीजेपी के लोगों ने दिया होगा मास्टर स्ट्रोक। हमें तो वर्तमान संदर्भों में देखना चाहिए और तटस्थ प्रेक्षक के नाते देखना चाहिए। और हमको यह भी देखना चाहिए कि अगर आप ये देखें कि स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर वो कुशीनगर पडरौना की सीट उन्होंने छोड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनमें से कितने कार्यकर्ताओं का वास्तविक मनोबल बढ़ा है। एक पहलू मैं ये बताता हूं, मैं केवल विचार के लिए कह रहा हूं, मैं कोई निर्णय या निष्कर्ष देने की स्थिति में नहीं हूं। अगर फिरोजाबाद से डॉक्टर मुकेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं,
तो ये वही है जो स्वामी प्रसाद मौर्य वाले चंक के एमएलए हैं। तो डॉक्टर मुकेश वर्मा छोड़ते हैं तो जो पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, उसी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, वो निराश होकर के समाजवादी नहीं पार्टी नहीं, हम छोड़ फिर से देते हैं। माइक्रो हो रहे हैं विष्णु जी, देखिए, जी। जो बात नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना संजय, क्या कोई नैरेटिव बन रहा है या देखिए, थोड़ी पिछड़े उथल कुछ पुथल होती लामबंद है। हो रहे हैं, क्या ये चिंता बिल्कुल। का सबब है ये या कुछ नहीं? ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा कि पिछड़े अति पिछड़े, लेकिन मैं इतना जरूर, ये बात सही है कि जब भी इस तरह का दल बदल होता है तो थोड़ा बहुत उथल पुथल मचती है, सीटों के लेवल पर उथल पुथल मचती है, कुछ हताश होते हैं, कुछ निराश होते हैं, कुछ उत्साही होते हैं, लेकिन इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नैरेटिव चेंज हो रहा है, कोई बहुत वातावरण में बहुत बड़ा चेंज आया है, मैं ऐसा महसूस नहीं तो करता। बीजेपी अभी कंफर्टेबल है आपके लिए, आपके आकलन में? कंफर्टेबल, देखिए मैंने उथल पुथल शब्द इस्तेमाल किया है, कंफर्टेबल फिर बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो कंफर्टेबल ही है, लेकिन हाँ, ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो बहुत है। देखिए, आप देखें जैसे ही मौर्य जी छोड़ते हैं, उनके पास दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं के फोन आने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कंफर्ट जोन में बीजेपी थी या अभी भी है। लेकिन देखिए, कंफर्ट जोन में होना या ना होना और पूरे प्रदेश के स्तर पर नैरेटिव चेंज हो जाना, ये दोनों बहुत अलग अलग और दो अलग बहुत अलग विपरीत चीजें हैं। ध्रुव तो की आप बातें कह रहे हैं हैं। अभी जी। नैरेटिव बदल गया, ये कहना ये जल्दबाजी थोड़ा होगी। आशुतोष, जल्दबाजी, आपका कमेंट? जल्दबाजी। नहीं संदीप, सबसे पहली बात तो ये कि जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अचानक पिछले 3-4 दिनों के अंदर ही इस देश में या उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर परसेप्शन बदला है या नैरेटिव बदला है। मैं तो पिछले 3 महीने से आपके इस कार्यक्रम में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मुश्किल में है, और आपके लगभग संडे वाले शो में मैं रहता रहा हूं, और मैं कम से कम 3 महीने से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड पे जिस तरीके का मूवमेंट वहां दिखाई पड़ रहा था, उसको अगर लोग नहीं पढ़ पा रहे थे तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। आपने देखा होगा जिस दिन जब पूर्वांचल हाईवे का जब उसका किया गया और वहां पे अखिलेश यादव की रैली में और रोड शो में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई और सुबह 4 बजे तक वहां भीड़ दिखाई पड़ी, वो पहला इस बात का इंडिकेटर था कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर काफी कुछ बदलाव हो रहा है। अब दिक्कत क्या है कि बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल पंडित वो इस बात को मान के चलते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतनी मजबूत हो गई कि उसको हराया ही नहीं जा सकता, और नरेंद्र मोदी तो हार ही नहीं सकते हैं। तो जब आप इस प्रिजम्पशन के साथ अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े करिश्माई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यों को जीतने की ताकत उनकी लगभग खत्म हो चुकी है। और 2017 से अगर आप उदाहरण लेंगे तो कम से कम 10 राज्य भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। अभी हाल का उदाहरण पश्चिम बंगाल का है, जहां 200 सीट लाने की बातें कर रहे थे, और बिहार बड़ी मुश्किल से जीते, 0.07% का था, जबकि नीतीश कुमार और अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक साथ थे, और दूसरी तरफ एक 26-27 तो साल का पश्चिम लड़का बंगाल था का ही तो बीच में रोक रहा हूं आशुतोष। प्रदीप गुप्ता ने वही तो उदाहरण दिया कि पश्चिम बंगाल में सेंधमारी करके कि टीएमसी के बड़े नेताओं को ले आते हैं अपने खेमे में, हम तो 200 सीट जीत जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। क्या यूपी में वो हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी की जो काबिलियत है और मोदी के नेतृत्व में जिस काबिलियत को बहुत मजबूत कर दिया गया, जहां पर उनकी हवा नहीं होती वहां भी हवा बना लेते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव में जरूर वो जीते थे, और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से जीते थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल से कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संगठन बहुत कमजोर है, और जब लोग एनालिसिस कर रहे थे तो इस बात को नकार दे रहे थे। जो पिछले दिनों की जो बातचीत है, और खासतौर पर कितनी बार आपने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई एक मुख्यमंत्री हो और उसके खिलाफ 200 विधायक जो है वो विधानसभा के अंदर धरने पे बैठ जाए, कभी आपने सुना? कितनी बार ऐसा होता है कि जब पैंडेमिक तो हर जगह आया, लेकिन गंगा में लाशें कहां बहाई गई? हालांकि कुछ अखबारों ने लिखा कि ये तो हिंदू परंपरा है, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी हिंदू परंपरा थी और कौन अखबारों ने लिखा और किस लिए लिखा और किसके कहने पे लिखा। तो जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही थी, जब खुद भारतीय जनता पार्टी के अपने कैबिनेट मिनिस्टर चिट्ठियां लिख रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि लोग भूल जाते हैं इन सब चीजों को? और दूसरी बात, जिस बैकवर्ड पॉलिटिक्स की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी ने इन बैकवर्ड समुदाय के लोगों का समर्थन तो लिया, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के 48.2% एमएलए अपर कास्ट के हैं, जबकि उनकी संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर आबादी के हिसाब से 20% से कम होती है।
48.6% लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपर कास्ट के लोगों को टिकट दिया था। तो आपने बैकवर्ड का वोट तो जरूर लिया, तो 107 उनको सीटें power हैं जो structure जगह डिक्लेयर नहीं की हैं, उनमें से 60% पिछड़ों को दिया है इस बार। इस बार तो सामान्य सीटों पर भी दलितों को बतौर उम्मीदवार खड़ा कर रही है। अब दलित के घर जाकर खाना भी खा रहे हैं, तो बीजेपी भी रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा नहीं है आशुतोष। दलित के घर पे खाना खाने और ना खाने से वोटों का ट्रांसफर इधर से उधर नहीं होने वाला है। जो लोग भारतीय जनता, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब जो ये ओबीसी तबका है, जो अति पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, इसकी कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होती। और कांशी राम ने बहुत पहले कहा था, जितनी बार सरकार गिरेगी मुझे उतना ही फायदा होगा। ये वो तबका है जो 2000 साल से लगातार प्रताड़ित रहा है, लगातार इसके साथ अत्याचार हुआ है, और इसको जहां से सत्ता में भागीदारी मिलेगी वहां जाएगा। पर वो हिंदू भी बन गया था ना, ये भी एक हकीकत है। 2014, 2017, 2019 में ये पिछड़ा वर्ग वो हिंदू बन गया था। क्या आप ये कह रहे हैं कि हिंदू फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति में बटेगा इस बार उत्तर प्रदेश में? मेरा साफ तौर पे मानना है, जो लोग इस तरीके की बात किया करते थे उनको अगर आप अपने चैनल पे लाइए और उनसे बातचीत करिए, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस ने बड़ी लंबी चौड़ी सेध लगा दी, उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि यह बात उतनी सच नहीं जितना इसका प्रचार किया जा रहा है। यह बात सच है कि एक बड़ा तबका बैकवर्ड के अंदर वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से प्रभावित हुआ, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से प्रभावित होने से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। तो यहां पर ये बदलाव आप देख रहे हैं। शरद गुप्ता, आपका आकलन क्या है? बदला है कुछ उत्तर प्रदेश में, या वही प्रक्रिया थोड़ा आगे चल रही है, छोटे मोटे रोड ब्लॉक्स आए हैं? ऐसा नहीं है कि वही प्रक्रिया जो 2014, 2017 और 2019 में हुआ वही 2022 में होगा, ऐसा कोई भी नहीं मान रहा। हाँ, ये जरूर है कि कितना बदलाव होगा और क्या वो बदलाव सत्ता परिवर्तन लाने में कामयाब होगा। नहीं, मैं 9 जनवरी और आज 16 जनवरी में कुछ बदलाव देखते हैं आप? बिल्कुल बदला है। पिछली बार जो लोग नहीं छोड़ा था उन्होंने छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की, और न सिर्फ ज्वाइन की है, जिस तरीके से उनके साथ एक हुजूम आया वर्चुअल रैली में, इतनी मैसिव भीड़, तो हालांकि वो कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन था, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो वो अकेले इंडिविजुअल नेता नहीं है। जैसा आपने कहा कि एक ही जैसी लैंग्वेज इस्तीफे की, एक ही जैसी भाषा, एक ही जैसा सबने तरीका इस्तीफा देने का, और एक के बाद एक बिल्कुल प्लान्ड तरीके से, जिसे कहते हैं कि इन्फ्लिक्टिंग 1000 कट्स, तो एक एक करके उन्होंने, और 4-5 दिनों तक ऐसा नैरेटिव बनाया कि जैसे बीजेपी बिल्कुल खाली होने जा रही, जबकि मुश्किल से 10-12 विधायक गए हैं, लेकिन नैरेटिव ऐसा बना कि जैसे पूरी बीजेपी से सारे ओबीसी छोड़कर चले गए। तो उसमें छोड़ के जाने वालों में कुछ ब्राह्मण भी थे, कुछ दूसरी जातियों के भी थे, लेकिन ऐसा एक नैरेटिव बना। तो ये एक प्लान तरीका था। और अगर आप देखिए तो जो आशुतोष जी कह रहे थे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अखिलेश यादव ने जब अपनी कैंपेन शुरू की तो एक बहुत व्हर्लस्टॉर्म, जिसे कहते हैं कि बहुत तेजी से, तूफान की तरह से, कि गाजीपुर से उनको लखनऊ पहुंचने में जो मुश्किल से 5 घंटे का रास्ता था, तो दोपहर में 1 बजे चल के सुबह 7 बजे अगर घर पहुंचते हैं और रात भर उनके स्वागत को लोग सड़क पे खड़े हुए हैं, तो इस तरीके का स्वागत आपने बहुत कम देखा होगा। तो एक कहीं ना कहीं बदलाव की बयार तो है, और इस बार बदलाव की बयार कह रहे हैं, और इसमें जो ये बदला हुआ अंदाज है शरद, क्या उसका भी कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है क्या बीजेपी को? हमने 9 तारीख को भी चर्चा की थी कि भाई डिजिटल प्रचार होगा, ई कैंपेन होगा, बीजेपी को तो पहले ही एडवांटेज है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना होना, अभी हम फ्लैश कर रहे हैं 23 तारीख से छोटी छोटी रैलियां करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो बड़े चेहरे, राष्ट्रीय मुद्दे, बड़े पटल के मुद्दों का ना होना बीजेपी को नुकसान देता दिखा है क्या पिछले 1 हफ्ते में? देखिए, हर चुनाव में प्रधानमंत्री की रैलियां सबसे बड़ी होती हैं, और इस बार माना जा रहा था कि बीजेपी अपने पूरी गैलेक्सी के साथ जब उतरेगी, तो जैसे वो बम्बार्डमेंट करते ना, हर बार बीजेपी का जो यूएसपी है वो स्लॉग ओवर्स में छक्के मारना, कि लास्ट के 4-5 ओवर में पूरा ऐसा हर फेज में
7 फेज है, तो हर फेज में वो लास्ट में ऐसा बम्बार्डमेंट करते हैं नहीं, कि कोई स्लो गवर्स दिखता की नहीं बात है। छोड़िए, जो ओपनिंग पावर प्ले में भी 15 नवंबर से 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक भी बहुत रैलियों का वहां पर एक बहुत बड़ी बढ़त बनाई थी बीजेपी ने। जी, लेकिन इस दौरान अब ये जो वर्चुअल हो रहा है, तो इसमें जो योगी जी और प्रधानमंत्री, दो लोग बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री जिस तरीके की रैलियां करते, बतौर गृह मंत्री जिस तरीके की अमित शाह रैलियां करते, तो वो रैलियां अब नहीं हो पाएंगी। तो इसका एक थोड़ा सा बीजेपी को डिसएडवांटेज भी होगा कि वर्चुअल पावर बीजेपी के पास जरूर है, लेकिन जो फिजिकल रैलीज से कम्युनिकेट करते थे प्राइम मिनिस्टर, वो वर्चुअल रैली से कर पाएंगे, इसमें मुझे डाउट है। और ये अगर 22 जनवरी से 29 जनवरी तक भी अगर ओमिक्रॉन के केसेस में कमी नहीं आई तो ये चिंता का सबब और बढ़ सकता है कि सुकेश बीजेपी के लिए? बिल्कुल होगा। जिस तरीके से हम लोग साधारण आकलन कर रहे थे कि ये एडवांटेज बीजेपी है, आजकल अगर आप देखें तो जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो सोशल मीडिया कैंपेन में उसने एक बढ़त हासिल की है। पिछला हफ्ता बहुत इवेंटफुल हफ्ता रहा है। उसमें अखिलेश यादव अपना एक पॉलिटिकल कैरेक्टर चेंज करने में की कोशिश में सफल होते दिखाई दिए। और पॉलिटिक्स में नैरेटिव क्रिएट करना ये एक आर्ट है। इस आर्ट में बीजेपी को महारत हासिल थी। कैसे? मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको। यूपीए घिरी किन चीजों पे? भ्रष्टाचार पे। 2G के मामले में क्या हुआ आज तक? कुछ खास नहीं। CWG के भ्रष्टाचार के मामले में क्या हुआ? कुछ खास नहीं। क्या हुआ जीजाजी घोटाले का? कुछ खास नहीं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस आज भी भ्रष्टाचारी है, क्योंकि यह पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया गया और ऐसा क्रिएट किया गया कि कांग्रेस आज तक उससे उबर नहीं पा रही है। दूसरा इशू देख लीजिए कि मनमोहन सिंह बहुत इनडिसाइसिव पीएम है। 2009 के पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि वीक पीएम है और उसका जवाब दिया था मनमोहन सिंह ने। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो नियो बीजेपी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर मनमोहन सिंह को एक इनडिसाइसिव पीएम घोषित कर दिया। वो कैसे इनडिसाइसिव पीएम थे कि 2008 में न्यूक्लियर डील होती है, वो अपनी सरकार झोंक देते हैं, ताक पे लगा देते हैं। ही कम्स आउट विक्टोरियस। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, धनबल से हुआ, कैसे हुआ, उसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन वो उसके बाद भी इनडिसाइसिव है। और ये 3 कृषि कानून, नरेंद्र मोदी जो बहुत ही स्ट्रांग पीएम है और बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में है, वो इन कानूनों को वापस ले लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत पीएम है। तो पॉलिटिक्स में महंगाई पर देख लीजिए, 70 रुपए पेट्रोल थी तो महंगाई डायन खाए जाते, लेकिन आज 100 रुपए पेट्रोल है, महंगाई की वो चर्चा ग्राउंड पे नहीं है। इसमें विपक्ष की कमजोरी है कि वो वहां तक लेके नहीं जा पाए उसको। तो पॉलिटिक्स में नैरेटिव क्रिएट करना एक बड़ी चीज है। और पिछले 1 हफ्ते में ये जो हुआ है कि अपना एक सोशल इंजीनियरिंग का बेस जो है वो दिखाने के लिए, परसेप्शन के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा कर लिया है। वो MY वाली पार्टी से निकलने की जुगत में है। 2012 में जब वो सीएम बने थे तो एक यंग लड़का, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था कि भाई इससे निकलना है, एक निजात चाहिए, राजनीति में कुछ नयापन चाहिए, तो वो साइकिल पे चढ़ के घूमे। एक नए लड़के को लोगों ने वोट कर दिया और तमाम कास्ट ने उनको वोट किया, पिछड़ों ने वोट किया। 2014 से वो वोट छिटक गया उनका और वो चला गया बीजेपी के पास। मतलब बीजेपी जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, वो पिछड़ों की पार्टी बन गई। 14-15% अब वहां फिर बदलाव आप होता देख रहे हैं। 14-15% छिटकन हो सकती है। 14-15% वोट बैंक से अगर आप 40 और लोकसभा में 50% वोट तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब पिछड़ों ने आपको बहुत संबल दिया है। और उसी अगर वोट बैंक में अखिलेश यादव परसेप्शन के लेवल पे सेंध लगाने में कामयाब होते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो ये उनको एक एज देता है कि आज, पिछले हफ्ते और आज की स्थिति की बात कर रहा हूं, अगले हफ्ते में क्या होगा, क्योंकि लेकिन 80-20 की लड़ाई कहते हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो 80-20 में अभी भी वो जो हिंदू, जिसमें पिछड़े भी शामिल हो जाते हैं,
शामिल हैं, हो जाते हैं क्या? वो 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं। अभी भी हम फ्लैश चला रहे हैं कि भाई मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपियों को टिकट दे दी है समाजवादी पार्टी ने। वो ये भूल जाते हैं बताना कि संगीत सोम हो या सुरेश राणा हो, उनके खिलाफ जो दंगे के आरोप थे वो वापस ले लिए इसी सरकार ने। तो वो आरोपी नहीं, दूसरे आरोपी हैं। तो बीजेपी अपने बारे में ये बताएगी कि हमने केसेस वापस ले लिए? नहीं, पर ये 80-20 की राजनीति क्या पॉलिटिकल डिविडेंड लाती दिख रही है? ये पॉलिटिकली सूट करता है उनको। वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो मंडल कमंडल का एक ब्लेंड जो बनाया है बीजेपी ने, तो वो गुड कॉप बैड कॉप होगा। एक तरफ से वो दंगाई कैसे उतार दिए। देखिए 2-3 चीज मैं आपको बता दूं खबर के तौर पे। ये तय हुआ है, और क्यों तय हुआ है ये भी बता देता हूं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी इन चुनाव के लिए जो टिकट अनाउंस होने थे उसके पहले। मेरी जानकारी में अमित शाह ने मीटिंग में यह मुद्दा उठाया कि हमने ऐसे ओबीसी नेताओं को कैसे जाने दिया, हम सहेज के क्यों नहीं रख पाए। उनकी नाराजगी थी उस मीटिंग में, यह मेरी जानकारी है। और उसके बाद यह तय किया गया है कि चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो मौर्या पे हमला नहीं करेंगे, वो दारा सिंह चौहान पे हमला नहीं करेंगे, वो सैनी पे हमला नहीं करेंगे। उनका एक फोकस होगा, क्या होगा? उनको अखिलेश पे हमला करना है। अखिलेश मतलब क्या? अखिलेश मतलब उनके लिए है कि वो भ्रष्टाचारी है, वो परिवारवाद के प्रतीक है, वो गुंडा राज के प्रतीक है, और वो दंगा राज के भी प्रतीक है। और वो दंगा जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो 2013 का कि वो दंगे दिखा के आप कवाल का बवाल जो है उसको दिखा के आप एक ऐसी पिक्चर पेंट करना चाहोगे, बीजेपी की तरफ से पेंट करना वो चाहेगी कि ऐसा लगेगा कि भाई जिसके साथ हम थे उसके साथ रहना ही श्रेयस्कर है। प्रदीप गुप्ता, तो एक तरफ पिछड़ों की लामबंदी फिलहाल के लिए विपक्ष की तरफ होती दिख रही है, आप उससे नाइतफाकी रख सकते हैं। दूसरी तरफ ये 80-20 का नैरेटिव जो सुकेश जानकारी दे रहे हैं ये और आगे बढ़ता दिखेगा। ये चुनाव की गूंज होती है, इससे मानस बनाता है वोटर, या हम ये खामखा की चर्चा करते हैं? मैं अभी भी मान रहा हूं कि ये सारी चर्चाएं सत्ता के गलियारों और हम और आप बैठ के मीडिया में चर्चा करते हैं। पब्लिक जो फिर भी है, मैं वापस कह रहा हूं, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन यदि आप ये मान रहे हैं कि कुछ पिछड़ी जाति के नेता समाजवादी में जुड़ गए और रातों रात यानी एक सप्ताह के अंदर ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई बन गई, तो ये मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं होता कि एक नेता इधर से उधर चलेगा या 10 नेता इधर से उधर। और ये जब जाति की बात करते हैं प्रदीप गुप्ता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप तो क्योंकि लोगों की नब्ज टटोलते हैं, एक जाति और है जी, वो जाति है लाभार्थी जाति, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसको गैस दी जा रही है, शौचालय बनाए जा रहे हैं जिनके लिए, तो वो एक जाति वो भी है। मैं वही कह रहा हूं आपको कि जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो बेरोजगारी और महंगाई के चलते तो यहां से वहां जा सकता है, बीजेपी से दूर जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 2-4 या 10 या 50 नेता भी छोड़ के चले गए तो रातों रात उन्होंने पूरा का पूरा बेस लेके चले गए पिछड़ों जाति का। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि आपके और मेरे घर में मेरे और आपके बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। जब उनको बोल दिया जाए कि आप जाके इसको वोट कर दीजिए, तो आज के जमाने में जो पुराने जमाने में होता था, एक जमींदार जो होता था या नेता आंख का इशारा कर देता था और पूरा का पूरा गांव जाके वोट कर देता था। अब वो सब जमाने नहीं है। नहीं, फेयर पॉइंट है, पर इसी में देखिए संजय, ये 3 तरह के मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाव में। एक राष्ट्रीय मुद्दे जो विधानसभा चुनाव में भी हावी करवाने की कोशिश की जाती है, राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं, और स्थानीय मुद्दे। तो वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का पुट तो पिछले हफ्ते हमें नहीं दिखाई दिया, ज्यादा स्थानीय मुद्दों की गूंज दिखी। और उसमें भाई महंगाई एक परेशानी तो है ना, बेरोजगारी एक समस्या है, क्या उनकी गूंज अब ज्यादा सुनाई देने लगी है पिछले 1 हफ्ते में संजय? बिल्कुल संदीप, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं इन दिनों कुछ आर्टिकल अपने लेख लिख रहा था, इन बातों का मैंने उसमें जिक्र किया है कि ये नैरेटिव बनने से क्या होगा। ये सारी चीज़ें, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, इन सब मुद्दों को बीजेपी ने एक तरह से हावी होकर दबा दिया। अखिलेश यादव ने कोशिश की शुरू में कि इन सब मुद्दों को उठाया जाए, जनता के मुद्दे, इन मुद्दों पर चुनाव हो,
लेकिन जब ऐसा दिखने लगा कि ये मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं और बीजेपी अपने तंत्र के हिसाब से जो उनका एक जबरदस्त चुनावी तंत्र है उसका इस्तेमाल करके इसको ढक दिया और बिल्कुल राम मंदिर और हिंदुत्व की बात होती रही। लेकिन जैसे ही नैरेटिव समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और नैरेटिव समाजवादी पार्टी की ओर बनेगा तो ये मुद्दे भी फिर वापस उठने लगेंगे और लोगों को उन मुद्दों की याद आने लगेगी कि हाँ बात सही है, हमें समाजवादी पार्टी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें भी तो हुई हैं राज्य में। बीजेपी सरकार के दौरान महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कोविड के समय में मौतें हुई, तो ये सब मुद्दों के वापस आने की भी संभावना है जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और इसमें दो जो बड़े चेहरे हैं विष्णु त्रिपाठी, अब उनकी भी बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, टोटल कंट्रोल में रहने वाले शख्स, और सब कुछ ठीक लग रहा था 9 जनवरी तक, पर आज की तारीख में अखिलेश यादव वो एक्स फैक्टर लेकर घूम रहे हैं और योगी आदित्यनाथ कि भाई मथुरा से लड़ेंगे या अयोध्या, उनके दफ्तर के लोग भी पहुंच गए थे, हमारी जानकारी तो ये है। अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए उनको कह दिया गया, वो पूरे कंट्रोल में हैं या सुनील बंसल की सोच अलग, योगी आदित्यनाथ की सोच अलग और दिल्ली में बैठे गृह मंत्री अमित शाह कुछ और करवाना चाह रहे हैं? क्या ये एक समस्या आ गई है बीजेपी के लिए? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, मैं बहुत इंटरनल पार्टी की इंटरनल चीजों पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि सुकेश भाई जैसे लोग उस मामले में ज्यादा अधिकृत हैं, क्योंकि वो फील्ड पे रहते हैं और लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारी जो एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल समझ है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है उसमें किसी एक व्यक्ति के बस में ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को मथुरा से लड़ाया जाए कि अयोध्या से लड़ाया जाए या गोरखपुर से लड़ाया जाए। और ये कोई बीजेपी की कयासबाजी नहीं थी, ये तो मीडिया की कयासबाजी थी। कोई लिख रहा था कोई मथुरा से लड़ेंगे, कोई लिख रहा था वो अयोध्या से लड़कर के अयोध्या से। एक मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जहां मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग रोज पहुंच रहे हैं, मंदिर बन रहा है, बन गया है लगभग, ये तक लोगों की परिकल्पना में है, वहां से आप चुनाव लड़कर के कौन सा नया नैरेटिव पैदा करेंगे यूपी में? वहां कौन सा, वहां तो मंदिर बन ही रहा है। वहां से अगर योगी जी भी लड़े या कोई भी लड़े, आप कौन सा यूपी का नैरेटिव चेंज करने वाले हैं? राम तो एक मुद्दा, वो जय श्री राम है ही है मुद्दा, उनका नारा है। तो इसलिए ये जो एक कयासबाजी है, उस कयासबाजी को हम योगी या भारतीय जनता पार्टी के खाते में क्यों डालते हैं? कयासबाजी तो मीडिया की थी। कोई भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी तो घोषणा नहीं की कि सोमवार को उन्होंने कहा कि हम मथुरा से लड़ेंगे। नहीं, ये सवाल विष्णु त्रिपाठी मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 107 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा होती है, 105 उसमें पहले और दूसरे चरण के, और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की टिकट का अभी घोषणा कर दी जाती है। वो उनके फेस हैं। देखिए, ये इसको आप उनकी रणनीति के तौर पर लें, मैं उसको ऐसा मानता हूं, वो उसको उनकी रणनीति के तौर पर लेना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आप देखिए कि उन्होंने पहले ही चरण में अपने एक उनका जो शायद सीएम का फेस है, मुझे नहीं लगता कोई विवाद है, और दूसरा जो डिप्टी सीएम जो एक पिछड़े वर्ग का फेस है और प्रखर हिंदूवादी भी है, जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बैकग्राउंड से आता है, अशोक सिंघल का बहुत नजदीकी होता है, जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो देखिए, ये उनकी एक रणनीति हो सकती है, रणनीति हो सकती है। और आशुतोष, अखिलेश यादव कहते हैं अपने घर भेज दिया योगी आदित्यनाथ को। अखिलेश यादव तो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी यही तय नहीं है, तो ये भी रणनीति का हिस्सा है क्या? अब देखिए, दो बड़े चेहरे हो गए हैं ना, योगी और अखिलेश। अब वो अपने चेहरे की बिना पर वोटर को आकर्षित भी करने वाले हैं। अगले 1.5 महीने हम यही होते देखेंगे। नहीं, अभी जो बात मुझे लगता है कि विष्णु जी कह रहे थे, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी प्लांट की गई, ताकि उन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाग रहे थे, तो हेडलाइन मैनेजमेंट का एक काम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हद तक कामयाबी, बाकी कामयाब नहीं हुई। देखिए, योगी आदित्यनाथ कोई मामूली चीफ मिनिस्टर नहीं है, ना मामूली नेता नहीं है, और गोरखपुर से जो उनका नाता है वो कोई मामूली नाता नहीं। वो गोरखपुर के पॉलिटिकल हेड भी है और गोरखपुर के रिलीजियस हेड भी है, और ये उस गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर अभी भी है। ये वही गोरखनाथ टेम्पल है जो 12वीं शताब्दी से लेकर अभी तक चली आ रही है, जिसकी बहुत मान्यता है, जिसके बारे में ओशो कहते हैं कि कबीर और नानक की परंपरा जो है
नहीं होती अगर गोरखनाथ जी नहीं होते। तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब हम योगी आदित्यनाथ का आकलन करते हैं तो दरअसल उनको हम गोरखपीठ से अलग कर देते हैं। इसलिए गोरखपुर छोड़कर योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, कहीं और जाएंगे, यह बात मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और इसलिए मुझे बार बार हंसी आती थी कि ये अगर वो छोड़ते हैं तो क्या वो गोरख मंदिर छोड़ देंगे, वो उसके पीठाधीश्वर छोड़ देंगे? तो संदेश क्या देना चाहते हैं वो कि एक हिंदू नेता वो अपनी हिंदू पीठ छोड़ के जा रहा है, इसका क्या असर होता आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये लड़ाई अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ हो गई तो यकीनन मान लीजिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ने वाले हैं। यह लड़ाई अगर अखिलेश यादव और मोदी के बीच में अगर कन्वर्ट हुई तो समाजवादी पार्टी को लेने के देने पड़ेंगे। आज की तारीख में अगर योगी बनाम अखिलेश यादव हो गई लड़ाई तो एकमात्र मैसेज जो समाजवादी पार्टी को देना है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अखिलेश यादव बन सकते हैं। वो योगी आदित्यनाथ के रहते कोई आदमी बीजेपी की तरफ से। शरद गुप्ता, आपका कमेंट। ठीक है, एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आशुतोष ने यहां पर। शरद, आप कैसे देखते हैं इसे? कुछ लोगों के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से जरूर कोई नैरेटिव नहीं बदलता, लेकिन अगर पहले ही जिस पार्टी में जा रहे हैं वो पहले ही एक पेडेस्टल पे खड़ी है, मान लीजिए अगर वोट शेयर के हिसाब से कहें तो अगर वो पहले ही 25% पे खड़ी है और उससे 5% जुड़ गया तो 30% हो गए। लेकिन अगर कोई 5% पे पहले से ही है, उसमें 4-5% और जुड़े तो 10% रहेगा। तो ये कुछ लोगों के आने जाने से फर्क तब तक नहीं पड़ता है जब तक जिस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी का अपना वजूद नहीं, बात योगी और अखिलेश की हो रही थी। जी, आशुतोष कह रहे हैं योगी बनाम अखिलेश में अखिलेश को फायदा होगा और मोदी बनाम अखिलेश में अखिलेश को नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया है जिसमें उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया है, ठाकुर गर्दी। तो जब ये इस तरीके की चीजें, वो महंगाई, आवारा पशु, कोरोना का इंपैक्ट, उसमें ठाकुरवाद, ये सारी चीजें जब लेके आते हैं तो वो एक ऐसा कॉकटेल बनता है जो बीजेपी को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये बात अलग है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो वो बैकवर्ड कार्ड जो है वो क्योंकि एक सबसे बड़ा चार्ज ये लग रहा है बीजेपी पे कि साहब पिछड़ों का वोट तो लिया लेकिन पिछड़ों को नेग्लेक्ट किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा ये बड़ा आरोप चस्पा हो गया है पिछले एक हफ्ते में। लेकिन यहां पर बीजेपी को ये मान लें कि वो बैकफुट पर आ गई, चलिए एक हफ्ते के लिए आ गई, उनके काउंटर ऑफेंसिव के लिए भी हमें इंतजार करना होगा। अभी बहुत कुछ पानी बहना है गोमती में। हम तो इस हफ्ते तक का एनालिसिस कर रहे हैं ना। इस हफ्ते में क्या हुआ, तो इस हफ्ते में जो हुआ उसकी एनालिसिस ये है। लेकिन आने वाले दिनों में अभी बहुत गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। अभी आपने नरेंद्र मोदी को उतरते देखा नहीं है। उस नरेंद्र मोदी को जो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, जो खुद को ओबीसी बता चुके हैं और वो ओबीसी नेता के तौर पे अब एक्सेप्ट हो चुके हैं, उनके कहने पे बीजेपी में बहुत सारे लोग जुड़े और वोट परसेंटेज बढ़ के 50% हो गया। उनका जो बेनिफिशियरी का एक बड़ा वर्ग है जो उनके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का है। मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, वहां महिलाएं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं और उनके लिए लाख अखिलेश यादव कहते रहे, विपक्षी दल कहते रहे कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे। मैं स्पष्ट मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पे अगर आप योगी आदित्यनाथ को घेरना चाहेंगे तो वो घेरने वाले नहीं है, वो उनके पक्ष में जाता है। तो ऐसे में जब आप नरेंद्र मोदी को उतरता देखेंगे, चाहे वो अब वर्चुअल माध्यम से हो, चाहे रैलियां अलाउड हो जाए उस माध्यम से हो, देखिए अखिलेश यादव अगर इस तरीके से हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं या मैनेजमेंट उनका एक हफ्ते अच्छा चला है तो जिनको आदत है इसकी वो तो इस खेल में अभी उतरे नहीं। पर एक मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम लूज करने के बाद रीगेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए हर कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि आप सत्ता में हो, आपको कोई चैलेंज कर रहा है, आपके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी स्वतः तौर पे होती है, लेकिन एक आपका करिश्मा भी होता है। नरेंद्र मोदी में वो करिश्मा है और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके उतरने का इंतजार करना चाहिए। चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, खास पिछले हफ्ते में जो घटनाक्रम बदला है, अंदाज बदला हुआ है। अभी प्रधानमंत्री मोदी मैदान में कब उतरेंगे ये देखने वाली बात है। फ्लैश ये आ रही है 23 जनवरी से गृह मंत्री अमित शाह छोटी छोटी रैलियां करने वाले हैं। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, हमें ये भी देखना होगा विधानसभा चुनाव में वो
जादू नहीं चल पाता है प्रधानमंत्री मोदी का भी जो लोकसभा चुनाव में चलता है। तो लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश की वो जबरदस्त होती जा रही है और इसके असरात सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।